अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के हमारे वीडियो का मोटिव है बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी भाषा और संप्रेषण का करना, वो भी डिटेल तरीके से और टॉपर स्ट्रेटजी के साथ। मैंने बहुत सारे टॉपर्स की स्ट्रेटजी फॉलो की है और उनके पेपर को रीड किया है। आफ्टर दैट आई मेक दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? संप्रेषण और संचार के अंतर को उदाहरण स्पष्ट कीजिए। मतलब उदाहरण के साथ आपको बताना है कि संप्रेषण और संचार में अंतर क्या क्या है। वो मेरी बैकग्राउंड में जो कंस्ट्रक्शन चल रही है कैसे यहाँ पे आवाज़ आ रही है, सो इसको इग्नोर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है? संप्रेषण और संचार एवं विश्लेषण। पहले इसका परिचय देना है हमें। संप्रेषण और संचार दोनों ही शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में सूक्ष्म अंतर है। इन अंतर को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमारे दैनिक जीवन और व्यावसायिक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ओके, इसको हम और एक्सप्लेन करते हैं। संप्रेषण एक व्यापक अवधारणा है जो संदेशों के आदान प्रदान के सभी पहलुओं को शामिल करती है। इसमें विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान शामिल होता है। संप्रेषण के विभिन्न रूप हैं। उसके बाद हमें डिटेल में बताना भी है कि कितने रूप होते हैं संप्रेषण के। संप्रेषण का पहला रूप है मौखिक। मौखिक मतलब आमने सामने की बातचीत, फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि माध्यम से होता है। लिखित संप्रेषण क्या होता है? इसमें ईमेल, पत्र, संदेश, रिपोर्ट, लेख आदि इसमें शामिल है। गैर मौखिक में क्या जाएगा? इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, हाव भाव आदि शामिल है। दृश्य संप्रेषण क्या है? इसमें चित्र, ग्राफिक्स, चार्ट्स, वीडियो आदि का उपयोग होता है। ओके, लास्ट में मैंने यहाँ पे कोटेशन ऐड किए। एक्चुअली ये जो कोटेशन है ये आउट ऑफ इंडियन मतलब फॉरेनर की है, इसलिए इंग्लिश में है। इफ़ यू वांट यू कैन ट्रांसलेट इट इन हिंदी। ओके, मैं एक बार इसको पढ़ देती हूँ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ 20% what you know and 80% how you feel about what you know। जिम रॉन। आगे है संचार। संचार मीन्स ट्रांसमिशन। ओके, संचार संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्या है? प्रक्रिया है। मतलब ये प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह कोई भी संचार को संदेश पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। ये सूचना के प्रसार का एक तकनीकी और यांत्रिक पहलू है। संचार में निम्नलिखित घटक शामिल होते हैं। अब संचार के घटक क्या क्या है? एक तो स्रोत होना चाहिए। स्रोत, संदेश, माध्यम और प्राप्तकर्ता, ये क्या है? हमारे घटक है। स्रोत मतलब संदेश को भेजने वाला व्यक्ति या फिर कोई भी यंत्र हो, वो हमारा स्रोत आता है। संदेश क्या होता है? वे सूचना या डाटा जिसे हमें भेजना है। माध्यम, जिसके माध्यम से आपको भेजना है, लाइक टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टीवी। प्राप्तकर्ता, जिसको भेजना है, वे व्यक्ति या फिर यंत्र जिसे संदेश प्राप्त होना है वही। ओके, दोबारा मैंने इसके ऊपर एक कोटेशन दे रखी है। ट्रांसमिशन विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फेलियर। संप्रेषण और संचार के बीच में अंतर। अब अंतर मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे रखा है, काफ़ी बेहतरीन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखकर अगर आप आंसर दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें पहला हमारा डिफरेंस का आधार क्या है? अवधारणा। अवधारणा के बीच में पहले अंतर करेंगे। संप्रेषण ये विचारों, भावनाओं और सूचनाओं के आदान प्रदान की व्यापक प्रक्रिया है। और संचार क्या है? ये तकनीकी रूप से संदेशों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक भेजने की प्रक्रिया। तो हमने इसकी अवधारणा में डिफरेंस कर लिया। अब करेंगे इसके उद्देश्य। इन दोनों के उद्देश्य में अंतर क्या है? संप्रेषण समझ, सहानुभूति और प्रतिक्रिया उत्पन्न करना है इसका उद्देश्य। और संचार का उद्देश्य क्या है? संदेश को सही तरीके से और सही समय पर पहुंचाना हमारा संचार का उद्देश्य है। अब प्रक्रिया में अंतर देख लेते हैं। संप्रेषण, इसमें फीडबैक और इंटरेक्शन शामिल होता है प्रक्रिया में जो हमारा संप्रेषण है। लेकिन संचार में क्या है? ये एक तरफा प्रक्रिया हो सकती है जिसमें प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। ओके, इसमें प्रभाव में डिफरेंस देख लेते हैं। संप्रेषण ये सामाजिक और भावनात्मक संबंधों को मजबूत करता है, लेकिन संचार क्या करता है? ये सूचनाओं के त्वरित और सटीक प्रसार को सुनिश्चित करता है। त्वरित मीन्स बहुत स्पीड में, मतलब जल्दी। उदाहरण, अब इस उदाहरण के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। ओके वेट। ओके, अगेन स्टार्ट। हम क्या कर रहे थे? उदाहरण के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। ओके, अगेन स्टार्ट।
पता नहीं, मुझे लगता है कि जब मैं जैसी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करते दुनिया भर के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। ओके, कोई बात नहीं, चलिए पढ़ते हैं। उदाहरण के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं। संदेश, एक शिक्षक का अपने छात्रों के साथ विचारों का आदान प्रदान क्या होता है, हमारा संप्रेषण। लेकिन संचार क्या हुआ, एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, हमारा संचार। उपकरण देख लेते हैं, उपकरण के बीच में क्या डिफरेंस है इनमें। संप्रेषण, शारीरिक संकेत, आवाज़ का उतार चढ़ाव और शब्दावली, ये हमारा संप्रेषण हो जाएगा। संचार क्या हो जाएगा, जैसे कि टेलीफोन लाइन, इंटरनेट कनेक्शन, रेडियो तरंगे आदि। ओके, व्यवहारिक उदाहरण, ये तो हमारा टेक्निकल उदाहरण हो गया। अब हम करते हैं थोड़ा व्यवहारिक उदाहरण। ये क्या हो सकता है, जैसे कार्यालय में देख लेते हैं। संप्रेषण, एक मैनेजर का टीम के सदस्यों के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देना और उनकी समस्याओं को सुनना। लेकिन संचार क्या हो जाएगा, ईमेल सिस्टम का उपयोग करके प्रोजेक्ट अपडेट करना। ओके, अब व्यक्तिगत जीवन में देख लेते हैं। जैसे संप्रेषण, दोस्तों के साथ भावनाओं और अनुभवों को साझा करना। और संचार क्या हो जाएगा, व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से संदेश भेजना हमारा हो जाएगा संचार। तो हमने इन सब के ऊपर क्या कर दिया है, डिफरेंस देख लिया कि क्या क्या डिफरेंस होता है संचार में और संप्रेषण में। अब महत्वपूर्ण बिंदु भी एक बार देख लेते हैं क्या है इनमें। फीडबैक का महत्व, संप्रेषण में फीडबैक एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि संदेश सही ढंग से समझा गया है या फिर नहीं। लेकिन प्रौद्योगिकी का अगला देख लेते हैं, प्रौद्योगिकी का योगदान। संचार की प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क आदि। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा इस आंसर का हमारा, संप्रेषण और संचार दोनों ही मानव जीवन और समाज के अभिन्न अंग हैं। जहाँ संप्रेषण विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान पर जोर देता है, वहीं संचार संदेशों के प्रसार की तकनीकी प्रक्रिया पर केंद्रित है। दोनों के बीच के इस अंतर को समझना व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक प्रभावी और कुशलता से संवाद स्थापित करने में मदद करता है। और लास्ट में मैंने दोबारा एक कोटेशन ऐड कर दी है, कम्युनिकेशन लीड्स टू कम्युनिटी दैट इज़ टू अंडरस्टैंडिंग इंटीमेसी एंड म्यूचुअल वैल्यूइंग। रोलो मे के द्वारा ये लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं हमारा, संप्रेषण की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। तब प्रकाश कैसे डालना है, इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करता है। तो पहले हमने हेडिंग लिख ली, संप्रेषण की प्रक्रिया एक विस्तृत अध्ययन। अब आगे परिचय देंगे कि है क्या ये। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, मानव जीवन का एक मूलभूत और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। ये विचारों, भावनाओं, जानकारी और अनुभवों के आदान प्रदान का साधन है। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने से हमें अधिक प्रभावी ढंग से संवाद स्थापित करने और संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। बेसिकली इस वाले जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें संप्रेषण और इस टाइप की टॉपिक को अगर एक बार आप डिटेल में पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन सेम ही रिपीट ही है। बस उनका जो फॉर्मेट है आपको वो देखना पड़ेगा कि हमने किस टाइप से लिखना है। और अगर आपको लिखना आ जाएगा सो वेल एंड गुड है, आप काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर लोगे। बाकी ज़्यादातर अगर एक टॉपिक को समझ जाओगे तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन बस घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछें तो आपको आंसर फॉर्मेट करना आना चाहिए। चलिए इसको आगे देखते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। संप्रेषण की प्रक्रिया को कई चरणों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक चरण का अपना एक महत्व है और बहुत ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस है। संदेश का निर्माण, सबसे पहला हमारा जो स्टेप है वो क्या है, संदेश यानी मैसेज फॉर्मेशन। क्या है इसमें, विचार। संप्रेषण की प्रक्रिया विचार से शुरू होती है। यह एक संदेश या जानकारी हो सकता है जिसे संप्रेषित करना है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, विचार को स्पष्ट रूप से समझना और उसका उद्देश्य निर्धारित करना कि हम जो बताने वाले हैं उसका हमारा मोटिव क्या है, हम क्या सूचना देना चाहते हैं। ओके, इसके बारे में मैंने एक कोटेशन लिखी है, थिंक ट्वाइस बिफोर यू स्पीक बिकॉज योर वर्ड एंड इन्फ्लुएंस will plant the seed of either success or failure in the mind of another। नेपोलियन हिल ने ये लिखा है, बहुत काफ़ी अच्छी है कोटेशन। नेक्स्ट हमारा क्या है, एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है, विचारों को शब्दों, संकेतों, चित्रों या अन्य प्रतीकों के रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, हमारा एनकोडिंग कहलाता है। माध्यम का चयन इसके अंदर होता है, संदेश को किस माध्यम से संप्रेषित करना है इसका चयन करना भी एनकोडिंग का ही हिस्सा है। ये मौखिक, लिखित, दृश्य और श्रव्य हो सकता है। ओके, हमारा थर्ड है मीडियम, माध्यम। चैनल या चयन, मीडियम क्या होता है, संप्रेषण के लिए उपयुक्त चैनल या माध्यम का चयन करना आवश्यक है, जैसे कि फ़ोन कॉल, ईमेल, व्यक्तिगत मुलाकात, सोशल मीडिया आदि।
माध्यम का प्रभाव क्या पड़ता है? माध्यम का चयन संदेश की प्रभावशीलता और प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया पर प्रभाव डालता है कि किस माध्यम से आप मतलब भेज रहे हो अपने मैसेज को, वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि जो हमारा रिसीवर है उसके पास मैसेज पहुंच जाए। अब आप ऐसे किसी मीडियम के थ्रू अगर मैसेज पहुंचाओगे कि उसके पास पहुंचा ही नहीं, तो फिर उस मैसेज का कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता ना। और हमारा चलिए 4 स्टेप करते हैं। संदेश का प्रेषण यानी ट्रांसमिशन। प्रेषण यह एक चरण है जिसमें संदेश स्रोत से माध्यम से प्रेषित किया जाता है। माध्यम का उपयोग चुने गए माध्यम के अनुसार संदेश का प्रेषण होता है। प्रेषण हमने ऊपर ही देखा था क्या होता है, उसको पहुंचाना संदेश वगैरह को। डिकोडिंग क्या होती है? डिकोडिंग प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश को समझने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? हमारी डिकोडिंग कहलाती है। ये प्रक्रिया एनकोडिंग के विपरीत होती है, मतलब ऑपोजिट। एनकोडिंग मतलब हमने ऊपर पढ़ लिया था, डिकोडिंग मतलब भी पढ़ लिया हमने। प्राप्तकर्ता की क्षमता। डिकोडिंग की सफलता प्राप्तकर्ता की भाषा, अनुभव और समझ पर निर्भर करती है। प्रतिक्रिया क्या होती है? यानी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है संप्रेषण के अंदर। प्रतिक्रिया संप्रेषण की प्रक्रिया का अंतिम चरण प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया है। ये बताता है कि प्राप्तकर्ता ने संदेश को कैसे समझा है और किस प्रकार प्रतिक्रिया करता है वो। फीडबैक का महत्व क्या है? प्रभावी संप्रेषण के लिए फीडबैक अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संप्रेषक को ये समझने में मदद करता है कि संदेश सही तरीके से पहुंचा है या नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारा फीडबैक है बहुत इंपॉर्टेंट है संप्रेषण के अंदर। इससे पता चलता है कि जो हमारा आगे जो लिसनर है या फिर जो रिसीवर है उसको मैसेज सही से पहुंचा या नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचा, कितना क्वांटिटी में पहुंचा है, ये हमारा फीडबैक बताता है। तो इसलिए मैं भी आपसे बोलती हूँ कि जो इस वीडियो को देखते हैं तो वो भी फीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब इसमें कुछ चेंज करना है या फिर आपको अच्छा लग रहा है, फिर और डिटेलिंग ऐड करनी है, इसलिए अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें वीडियो के नीचे। ओके, हमारा आगे क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व। हमने स्टेप्स देख लिए थे, अब इसके तत्व क्या क्या है एक बार वो भी ध्यान दे दीजिए। संप्रेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके विभिन्न तत्वों को जानना भी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्रोत यानी सोर्स। संदेश भेजने वाला व्यक्ति ही हमारा सोर्स होता है। संदेश यानी मैसेज, वह जानकारी या विचार जिसे संप्रेषित किया जा रहा है। माध्यम मतलब जिसके माध्यम से वो भेजा जा रहा है, जिसे प्राप्तकर्ता, जिसको मैसेज भेजा जा रहा है वो प्राप्तकर्ता होता है। प्रतिक्रिया फीडबैक, जो रिसीवर है वो मैसेज को समझने के बाद क्या है, अपनी प्रतिक्रिया देता है कि कैसा लगा या फिर कितना समझ पाया, वो ही उसका फीडबैक होता है। शोर वह अवरोध जो संप्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जैसे बाहरी ध्वनि, तकनीकी समस्या या सांस्कृतिक अंतर। ये इन सब नॉइज़ में आ जाता है। नॉइज़ जैसे अभी सुन रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में कितनी नॉइज़ आ रही है, कोशिश करूँगी मैं नॉइज़ रिड्यूसर का यूज़ करूँ ताकि नॉइज़ थोड़ी कम आए। लेट्स सी। ओके, हमारा अगला पॉइंट क्या है? संप्रेषण की प्रक्रिया में बाधाएं। ये हमने क्या पढ़ लिया था? हमारे तत्व पढ़ लिए थे हमने, संप्रेषण की प्रक्रिया के तत्व पढ़ लिए, ऊपर हमने स्टेप पढ़ लिए थे। अब हमारा क्या है पॉइंट कि प्रक्रिया में बाधा क्या आती है? जब हम संप्रेषण कर रहे हैं तो क्या क्या बाधाएं आएंगी? तो सबसे पहली बाधा क्या है? भाषा है। अगर भाषा अलग होगी तो हमारी वो सही नहीं हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा हमारा कम्युनिकेशन। सांस्कृतिक बाधाएं, अगर एक दूसरे का कल्चर अलग है तो वो उसमें भी हमारे को डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। जैसे एक बार पढ़ लेते हैं। भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण संदेश का गलत अर्थ भी निकल जाता है, कभी कभी निकाल लेते हैं लोग। तकनीकी बाधाएं, संचार माध्यमों की विफलता या ख़राबी हमारी हो जाएगी, तकनीकी बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं, जैसे पूर्वाग्रह, चिंता या मनोवृत्ति की समस्या। पूर्वाग्रह मतलब कि जो हम पहले किसी के बारे में अपनी कुछ अवधारणाएं अपने दिमाग में पैदा कर लेते हैं, वो हमारा पूर्वाग्रह होता है। और मनोवृत्ति या फिर टेंशन वगैरह, इससे हमारा मैसेज सही नहीं होता। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में तो आप किसी मैसेज वगैरह को सही से समझ नहीं पाओगे। और मनोवृत्ति मतलब कोई दिमाग से थोड़ा ऐसा है कि वो उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहता, तो आप वो मैसेज उसके पास पहुँचेगा भी नहीं। और भौतिक बाधाएं क्या है? शारीरिक दूरी, अब इतना दूर हो उस मैसेज से कि आप पहुँच ही नहीं पाओगे। समय का अंतराल या फिर वातावरण, ये सब समस्या आती है भौतिक वाली। ओके, अब हम पढ़ते हैं संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं। पहला है साफ और स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। इससे क्या है, आपका जो संप्रेषण बहुत प्रभावी होता है। सक्रिय सुनना, ऐसा नहीं है कि आप अगर बोल जा रहे हो लेकिन आपका जो रिसीवर है वो ध्यान नहीं दे रहा, तो प्रभावी संप्रेषण नहीं हो पाएगा। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या चाहिए? दोनों तरफ से मतलब ध्यान देना चाहिए दोनों को ही। संस्कृति का सम्मान, सांस्कृतिक भिन्नताओं का सम्मान करें और उनके अनुसार संप्रेषण करें। तकनीकी उपकरणों का उचित उपयोग करें, सही उन्नत तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। इसके अंदर फीडबैक लेना, आपको ज़रूर से फीडबैक लेना चाहिए। इससे क्या है, आपकी जो नेक्स्ट मीटिंग वगैरह फिर नेक्स्ट बातचीत वगैरह और ज़्यादा अच्छी होगी।
आपको पता चल जाएगा कि इससे पहले वाली में क्या कमी रह गई थी, तो हम नेक्स्ट टाइम में हम उस पर सुधार कर लेंगे। ओके, अब व्यवहारिक उदाहरण। अब हर चीज़ में मैंने एग्जाम्पल भी डाल रखे हैं क्योंकि क्वेश्चन डिमांड कर रहा है एग्जाम्पल की, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पुट कर रखा है। व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है? पहला कार्यस्थल पर। अब क्या है इसके ना, टीम मीटिंग, एक टीम लीडर द्वारा टीम मीटिंग आयोजित करना और प्रोजेक्ट अपडेट देना। इसका स्रोत क्या हो जाएगा? टीम लीडर। संदेश क्या होगा? प्रोजेक्ट अपडेट और ये कार्यवाही का वितरण। माध्यम क्या होगा? मीटिंग या प्रेजेंटेशन। प्राप्तकर्ता कौन होंगे इसमें? टीम के सदस्य। और प्रतिक्रिया होगी क्या? वो सवाल पूछ सकते हैं, कुछ सुझाव दे सकते हैं या कार्य स्थिति की रिपोर्ट बना सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में देख लेते हैं। पारिवारिक संवाद, जैसे कि परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ विचार और भावनाओं का आदान प्रदान करना। अब इसमें स्रोत क्या हो जाएगा? परिवार के सदस्य। संदेश क्या हो जाएगा? भावनाएं, फिर विचार। और माध्यम क्या हो जाएगा इसमें? बातचीत, टेक्स्ट मैसेजेस। प्राप्तकर्ता क्या होंगे इसके अंदर? अन्य परिवार के सदस्य होंगे। और प्रतिक्रिया, या तो वो उत्तर दे सकते हैं किसी सवाल का, या फिर सलाह दे सकते हैं, या फिर हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। अब संप्रेषण के प्रकार देख लेंगे, ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया था। मौखिक, लिखित, गैर मौखिक और दृश्य संप्रेषण। तो ये सबका मैंने डिटेल में इसको अब चाहे तो पढ़ लेना डिटेल के अंदर क्या क्या इसमें बता रखा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर। तो एट द एंड हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे। चलिए निष्कर्ष में पढ़ देती हूँ। संप्रेषण की प्रक्रिया एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें विचारों, भावनाओं और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इस प्रक्रिया को समझने और इसमें शामिल विभिन्न चरणों और तत्वों को जानने से हम अधिक प्रभावी और स्पष्ट संप्रेषण कर सकते हैं। प्रभावी संप्रेषण न केवल व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि व्यावसायिक सफलताओं को भी बढ़ावा देता है। और लास्ट मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ऐड कर दी है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड ऑल्सो। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। देखिए ये वाला क्वेश्चन में प्रकाश डालने वाला जाएगा। तो ये क्या है? संप्रेषण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगेन चेक कर लेते हैं। संप्रेषण की प्रक्रिया थी, यहाँ प्रोसेस पे था। और ये वाला क्वेश्चन क्या है? संप्रेषण की अवधारणा, वो प्रोसेस था और ये उसकी अवधारणा, इसके महत्व। अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ नहीं पाएंगे और आंसर सही से फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन को एक बार 2 बार ज़रूर पढ़ें ताकि दिमाग में क्वेश्चन पहले बैठे फिर लिखना शुरू करें। संप्रेषण की अवधारणा और इसका महत्व क्या है? पहले हम इसका परिचय लिखेंगे। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन मानव जीवन का एक अनिवार्य और सर्वव्यापी हिस्सा है। ये विचारों, भावनाओं, जानकारी और अनुभवों का आदान प्रदान का माध्यम है जो हमारे दैनिक जीवन और सामाजिक संरचना का आधार है। संप्रेषण के बिना किसी भी प्रकार का सामाजिक, व्यावसायिक या व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना असंभव है। अब संप्रेषण की अवधारणा बता देते पहले क्या है। संप्रेषण की परिभाषा ही उसकी अवधारणा होगी। लेट्स सी इसकी परिभाषा क्या है। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यह एक दो तरफा यानी 2 वे कम्युनिकेशन है, 2 तरफा प्रक्रिया है जिसमें एक प्रेषक यानी एक सेंडर होगा और एक प्राप्तकर्ता यानी एक रिसीवर शामिल है। संप्रेषण में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। तो इसके तत्व भी देख ले, सब तत्व सेम ही है। जैसे सोर्स हो जाएगा हमारे स्रोत, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया और शोध, ये सेम ही है सारे। एक बार याद कर लेना, सारे में वही डालना है। संप्रेषण के प्रकार देख लेंगे, ये भी सेम ही है। मौखिक, लिखित, गैर मौखिक और दृश्य संप्रेषण। लास्ट में मैंने कोटेशन ऐड करी यहाँ पे। कम्युनिकेशन वर्क्स फॉर दोज हु वर्क एट इट, जॉन पॉवेल ने लिखा है इसको। संप्रेषण का हम इसमें महत्व बता देंगे। व्यक्तिगत जीवन में पहले देखेंगे महत्व क्या है। संबंधों का निर्माण और प्रबंधन। प्रभावी संप्रेषण व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाता है। परिवार और दोस्तों के बीच विचारों और भावनाओं का स्पष्ट आदान प्रदान इससे संभव हो पाता है। ओके, नेक्स्ट महत्व देख लेते हैं। सहानुभूति और समझ, यानी इससे अच्छे संप्रेषण से हम दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को बेहतर समझ सकते हैं। यह सहानुभूति और सहयोग को बढ़ावा देता है। थर्ड है समस्याओं का समाधान। संप्रेषण के माध्यम से यानी बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान अधिक सुचारू रूप से हो सकता है और व्यक्तिगत मुद्दों को हल करने में सहायता मिलती है। ये तो हमारे डेली बेसिस पे जो लाइफ से जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा अपनी तरफ से मिला के भी लिख सकते हैं। अब व्यावसायिक जीवन हमने पहले पढ़ा था व्यक्तिगत में, और हम पढ़ेंगे व्यावसायिक जीवन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
क्या है, टीम वर्क में और सहयोग, यानी अगर आपके जो टीम के अंदर अगर संप्रेषण है, कम्युनिकेशन अच्छा है तो आपको काम भी अच्छा होगा और काफ़ी कोऑपरेटिव काम कर पाओगे। निर्णय लेने की प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं तो ऑलरेडी आप क्या है काफ़ी अच्छे तरीके से अपने डिसीजन ले सकेंगे और काफ़ी अच्छा काम कर सकेंगे। ग्राहक सेवा और संतोष, अपने कस्टमर्स को क्या है आप अच्छी से अच्छी फैसिलिटी दे पाएंगे अच्छे कम्युनिकेशन से। उनकी डिमांड क्या है और क्या उनको कमी लगी, अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप समझ पाएंगे और अपनी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करवा पाएंगे, अच्छे मतलब सेवा उपलब्ध करवा पाएंगे और वो काफ़ी संतुष्ट हो सकेंगे इससे। प्रदर्शन और उत्पादकता, इससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा और आप काफ़ी प्रोडक्टिव हो जाएंगे। स्पष्ट संप्रेषण से कर्मचारियों का प्रदर्शन और उत्पादकता बढ़ती है। कर्मचारियों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में स्पष्ट जानकारी भी मिलती है इससे। ओके, एक कोटेशन ऐड कर रखा है मैंने। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ये है एनोनिमस, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं, लेकिन काफ़ी अच्छी कोटेशन लगी इसलिए मैंने इसमें ऐड कर लिया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ देख लेते हैं। पहले एक बार हम देख लेते हैं, हमने पहले किस पर बात की थी। हमने व्यक्तिगत जीवन में इसका महत्व देखा था, फिर हमने व्यावसायिक जीवन में इसका महत्व देखा था। अब हम क्या देख रहे हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे। तो क्या है, सांस्कृतिक का आदान प्रदान कर सकते हैं हम संप्रेषण के थ्रू। सामाजिक जुड़ाव होता है, अलग अलग संस्कृति के लोग क्या है कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या है एक जुड़ाव महसूस करते हैं। शिक्षा और जागरूकता क्या होती है, इससे और अच्छी बढ़ जाती है। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सामाजिक मुद्दों और बदलावों के प्रति जागरूकता भी इससे क्या है फैलती है। ओके, हमने 3 इंपॉर्टेंस देख लिए हैं। 3 के अंदर हमने 5 देख लिए हैं। ये 5 या फिर हमने 3 4 हमने देख लिए हैं। अब करेंगे संप्रेषण में बाधाएं क्या क्या आती हैं। भाषा और भाषाई बाधाएं। बाधा क्या हो जाएगी, भाषा का ज्ञान नहीं होगा, भाषा में विविधता आएगी, तो इससे क्या हमारे संप्रेषण में बाधा आएगी। सांस्कृतिक बाधा क्या आएगी, संस्कृति में अंतर है तो हम किसी दूसरे की संस्कृति को समझ नहीं पाएंगे। तो हम अगर हम कुछ कहेंगे और उनकी संस्कृति में कुछ और लैंग्वेज वगैरह होगी तो वो मे भी अपना कुछ अलग मतलब निकाल के बुरा मान सकते हैं। तो सांस्कृतिक भी बाधा है। और प्रथाओं और परंपराओं में भी अंतर होता है, जैसे विभिन्न प्रथाओं और परंपरा के कारण संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहानुभूति भी आवश्यक होती है अगर हमें संप्रेषण को अच्छा करना है और अगर आपका संस्कृति अलग है तो। तकनीकी बाधा क्या हो सकती है, जैसे संचार माध्यमों में तकनीकी खराबी आ गई, ये संप्रेषण को बाधित कर सकती है। वो सही तकनीकी उपकरण और उनका सही उपयोग आवश्यक है इसलिए। अब इंटरनेट और नेटवर्क समस्या क्या है, इंटरनेट और नेटवर्क समस्या के कारण क्या है डिजिटल संप्रेषण बाधित हो सकता है। तकनीकी सहायता और सुधार की आवश्यकता होती है ऐसे परेशानियों में। मनोवैज्ञानिक बाधा क्या है, पूर्वाग्रह और धारणाएं। पूर्वाग्रह और नकारात्मक धारणाएं संप्रेषण में अवरोध उत्पन्न करती है, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ये वाला चीज़ मैंने बताया था अभी। तो ऐसा हमें क्या करना है, खुले मन और सकारात्मक दृष्टिकोण से हमें बातचीत करनी चाहिए। चिंता और तनाव, मानसिक स्थिति का संप्रेषण पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और शांत मन से हमें बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट होता है। संप्रेषण की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं, एक बार देख लेते हैं। सुनने की कला, आपको पहली बात अगर संप्रेषण को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाना तो क्या करना है, सबसे पहले आप सुनने की कला अपने अंदर पैदा करें। स्पष्टता और संक्षिप्तता, अपनी बात को संक्षिप्त मतलब शॉर्ट तरीके से बता दें और बिल्कुल साफ़ सुथरे लफ्ज़ों में बताएं। सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ बताएं। प्रतिक्रिया की आवश्यकता है, मतलब प्रतिक्रिया फीडबैक ज़रूर लें। तकनीकी ज्ञान होना चाहिए आपको और आत्मविश्वास और आत्मसम्मान, यानी कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताने और अपनी सेल्फ लव या फिर सेल्फ इम्पोर्टेंस का भी ध्यान में रखना है बातचीत करते समय। निष्कर्ष क्या है, संप्रेषण एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। प्रभावी संप्रेषण न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों को मजबूत बनाता है बल्कि समाज में सांस्कृतिक और सामाजिक समन्वय को भी बढ़ावा देता है। संप्रेषण की अवधारणा और इसके महत्व को समझकर हम अपने संप्रेषण कौशल को क्या बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ऐड कर रखी है तो उसको पढ़ लेते हैं। To communicate effectively, we must understand that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others. इसी हमें बताया टॉबिन रॉबिन्स ने।
अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के विभिन्न बाधक तत्वों की विवेचना कीजिए। ये ऊपर भी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, संप्रेषण के बाधक तत्व, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। चलिए, संप्रेषण के विभिन्न बाधक तत्वों की विवेचना, पहले इसका परिचय देंगे। संप्रेषण की प्रक्रिया में कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं जो संदेश के सटीक और प्रभावी संप्रेषण में रुकावट डालती हैं। इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के उपाय अपनाना आवश्यक है। इस लेख में हम संप्रेषण के बाधक तत्व, अब ये क्या क्या चीज़ है, जैसे कि पहला हमारा भाषाई बाधा, लिंग्विस्टिक बैरियर्स, भाषा का ज्ञान। पहला क्या है हमारा भाषा ज्ञान, पहले मैंने मेन पॉइंट डाला है भाषाई बाधाएं। अब इसके अंदर कौन कौन सी बाधाएं हैं सबको मैंने ऐड किया है। हमारा फर्स्ट वन इज़ भाषा का ज्ञान। भाषा की अपर्याप्त जानकारी संप्रेषण में प्रमुख बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे को सही ढंग से भाषाई बाधाएं, एक बार दोबारा हम देख लेते हैं। भाषा का ज्ञान, भाषा की अपर्याप्त जानकारी संप्रेषण में प्रमुख बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग एक दूसरे को सही ढंग से समझ नहीं पाते। मतलब एक की भाषा अलग है और एक की भाषा अलग है, तो एक दूसरे आपस में ना बातें एक दूसरे की समझ नहीं पाते। वो तकनीकी शब्दावली, यानी विशिष्ट तकनीकी या पेशेवर शब्दावली का उपयोग संप्रेषण को जटिल बना सकता है। उदाहरण के लिए चिकित्सा या इंजीनियरिंग की तकनीकी शब्दों को आम लोग समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल बातचीत के दौरान आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज़ करोगे ना, तो वो जो हमारी संप्रेषण है वो कुछ सही नहीं हो पाएगी। मतलब वो सामने वाला उसका मतलब समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए थोड़े इजी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो सामने वाला भी समझ पाए। बोलने की शैली और उच्चारण, विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोग अलग अलग उच्चारण और बोलने की शैली के कारण गलतफहमियों का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेज़ी के विभिन्न उच्चारण जैसे अमेरिकन, ब्रिटिश। अब इसमें क्या है कि कुछ भाषाएं अलग होती हैं, जैसे अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों इंग्लिश एक जैसी हैं, लेकिन उनके एक्सेंट में डिफरेंस है। इसलिए कभी कभी हमें उनके वर्ड समझने में डिफ़िकल्टीज होती है। सांस्कृतिक बाधाएं क्या है इसके अंदर, पहले हमने क्या पढ़ी थी, भाषाई बाधाएं। दूसरा हमारा क्या है, सांस्कृतिक बाधाएं। अब सांस्कृतिक अंतर है इसके अंदर, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से जुड़े लोग एक दूसरे की रीति रिवाज और परंपराओं को नहीं समझ पाते। उदाहरण के लिए कुछ संस्कृतियों में आँखों में आँख डालकर बात करना आदर का संकेत माना जाता है, जबकि अन्य में यह असभ्य मानी जाती है। मतलब किसी में आँख में आँख डाल के बात करना अच्छा होता है, मतलब कि वो बंदा, मतलब वो सामने वाला इंसान सही है, मतलब बड़ा लिखा मानते हैं, सभ्य मानते हैं। लेकिन कहीं पर ये असभ्यता की निशानी है कि हमें ये नज़र दिखा रहा है, मतलब आँख दिखा रहा है, तो ये गलत समझते हैं। तो संस्कृति का भी क्या है, यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। सामाजिक मानदंड और मूल्य अलग अलग होते हैं, जैसे कि सामाजिक मानदंड और मूल्य संप्रेषण में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किस समाज में शिष्टाचार के अलग अलग नियम होते हैं जो दूसरे समाज में के लिए स्वीकृत नहीं हो सकते। जैसे कि ऊपर हमने अभी जस्ट पढ़ा, आँख दिखाने वाला वही। धार्मिक विश्वास और परंपराएं भी संप्रेषण में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक विश्वासों के कारण कुछ विषयों पर खुलकर बातचीत नहीं हो पाती, जैसा कि आप लोग ये समझ ही गए होंगे। तकनीकी बाधा, ओके, पहला हमारा था भाषाई, दूसरा था हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक। हम बढ़ेंगे तकनीकी बाधाएं, यानी टेक्निकल बैरियर्स। उपकरणों की खराबी, इसके अंदर क्या जाएगा, संचार उपकरणों की तकनीकी खराबी को बाधित करती है, संप्रेषण को बाधित करती है। उदाहरण के लिए फ़ोन लाइन का टूट जाना, इंटरनेट कनेक्शन का कमज़ोर हो जाना, ये तो हम सभी फेस कर रहे हैं आजकल। तकनीकी ज्ञान में कमी, इसमें क्या जाएगा, संप्रेषण उपकरणों का सही उपयोग ना कर पाना। उदाहरण के लिए बुज़ुर्ग लोगों को स्मार्टफोन या कंप्यूटर का उपयोग करने में कठिनाई हो सकती है, ये हमने देखा ही आजकल के टाइम में यही हो रहा है। विभिन्न तकनीकी प्लेटफॉर्मों के उपयोग में असंगति, मतलब अलग अलग जो ज़्यादा यूज़ टू नहीं है मोबाइल वगैरह से, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके होते हैं बातचीत करने के, तो उसी के बारे में बताया गया यहाँ पे। जैसे कि एक व्यक्ति द्वारा स्काइप का उपयोग करना है जबकि दूसरे जूम का उपयोग कर रहा है, तो वही चीज़ हो जाएगी। मनोवैज्ञानिक बाधा, यानी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है, पूर्वाग्रह और धारणाएं।
व्यक्ति के पूर्वाग्रह और धारणाएं संप्रेषण में बाधा डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, चिंता और तनाव, ये क्या है, मानसिक रूप से संप्रेषण पर प्रभाव डाल पड़ता है इससे। उदाहरण के लिए परीक्षा के दौरान छात्रों में उत्पन्न होने वाली चिंता और तनाव। कभी कभी इतना टेंशन आता है कि क्वेश्चन पेपर देखते ही हम ब्लैंक, कुछ समझ में ही नहीं आता। तो इतना ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, थोड़ा काम डाउन होके काम करना है अपना, या फिर संप्रेषण करना है। आत्मविश्वास में कमी, संप्रेषण के समय अगर आत्मविश्वास की कमी संदेश को क्या है सही ढंग से प्रेषित करने में बाधा बन सकती है। उदाहरण के लिए भाषण देते समय घबराहट महसूस करने से भी क्या है, हमारा जो संप्रेषण है वो ठीक से नहीं हो पाएगा, ये बाधा है। ओके, हमारा 5th है भौतिक बाधा है। हमने 4 बाधाएं पढ़ ली, अब हम करेंगे भौतिक बाधा है। पर्यावरण शोर, अब इसमें क्या जाएगा, बाहरी शोर संप्रेषण में बाधा डाल सकती है। जैसे कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा बाधाओं को झेलना पड़ रहा है। जैसे मेरे आसपास मेरे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, ऊपर से मेरे भाई यहाँ पे चेंचे पे कर रहे हैं। सो ये भी क्या है, एक तरीके से बाधा ही है। उदाहरण के लिए सड़क का शोर और निर्माण कार्य का शोर, जैसा कि भी हो रहा है। दूरी और स्थान, संप्रेषण के समय दूरी और स्थान का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक बड़े हॉल में बिना माइक्रोफोन के बोलना, ये भी क्या है, हमारा बहुत ज़्यादा वो है। अगर बहुत बड़ा हॉल है और आप फ्रंट में खड़े हो तो क्या है, आप बिना माइक के हो तो आपकी आवाज़ जो है बहुत पीछे तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब ज़्यादा पीछे नहीं पहुंच पाएगी, आगे आगे को सुनाई देगी। तो ये भी बाधा है दूरी का। अपर्याप्त उपकरण, संप्रेषण के लिए आवश्यक उपकरण की कमी, जैसे कि प्रोजेक्टर या माइक का ना होना, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था माइक की कमी, तो पीछे आवाज़ नहीं पाएगी, तो ये भी एक बाधा ही है। शारीरिक बाधाएं क्या हो सकती है, सुनने की समस्या, मान लीजिए आप किसी संप्रेषण कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को बहरा है, उसको सुनाई नहीं देता, तो वो भी बाधा हो जाएगी। सुनने की समस्या होने पर संप्रेषण बाधित हो सकता है। उदाहरण के लिए बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी सुनने की क्षमता कम होती है, तो हमें चिल्ला के कभी कभी उन्हें सुनाना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा सुनते हैं फिर कम सुनते हैं। बोलने की समस्या पर संदेश सही ढंग से प्रेषित नहीं हो पाता। कभी कभी लोग तुतला के बोलते हैं और उनके बोलने का थोड़ा तरीका ठीक नहीं होता, तो सामने वाला कभी समझ नहीं पाता, जैसे तुतलाना या फिर हकलाना, ये बोलने की समस्या आ जाएगी। शारीरिक अशक्तता, शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्ति के लिए संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए संप्रेषण थोड़ा कठिनाई पूर्वक होता है। ओके, बाधाओं को दूर करने के उपाय क्या क्या हैं। भाषाई बाधा को हम कैसे दूर कर सकते हैं, भाषाओं का ज्ञान अगर हम बढ़ा दें तो हम इस बाधा को दूर कर सकते हैं। सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करके इस बाधा को दूर कर सकते हैं। दुभाषी का उपयोग करके भी हम इसका यूज़ करते हैं। दुभाषी मतलब विभिन्न भाषाओं के बीच संवाद के लिए दुभाषी का उपयोग करना। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में दुभाषी की सेवा लेना। दुभाषी सेवा में भी हमारा हो सकता है जो ट्रांसलेटर हो, या फिर जो हमें बताता है व्यक्ति जो ट्रांसलेट करके बता देता है, वो भी हो सकता है। सांस्कृतिक बाधाएं क्या है इसके अंदर, सांस्कृतिक बाधाओं को दूर करने के उपाय। सांस्कृतिक संवेदनशीलता आनी चाहिए। इसमें क्या होगा, विभिन्न संस्कृति के प्रति संवेदनशील और सम्मानजनक रहना होगा, तो इस प्रकार की बाधाओं को हम दूर कर सकते हैं। और ये कैसे होगा, सांस्कृतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेकर हम इस प्रकार की समस्या से बच सकते हैं। सांस्कृतिक जानकारी प्राप्त करना, विभिन्न संस्कृतियों के रीति रिवाज और परंपराओं को हमें जानना चाहिए। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक अध्ययन और अनुसंधान करना। समानता और सम्मान का दृष्टिकोण होना चाहिए, तभी इस प्रकार की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। सभी लोग और मान्यताओं के प्रति समानता और सम्मान का दृष्टिकोण रखना। उदाहरण के लिए विविधता और समावेशिता को बढ़ावा देना, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। अब तकनीकी बाधाओं को कैसे हम दूर कर सकते हैं, उपकरणों की नियमित देखभाल करके तकनीकी प्रशिक्षण, हमें तकनीकी का ज्ञान लेना चाहिए ताकि और अच्छे तरीके से हम संप्रेषण कर सकें। विकल्पों का उपयोग, अगर एक चीज़ ख़राब हो गई तो आपके पास विकल्प होने चाहिए, उसका हम उपयोग करना चाहिए ताकि हमारा जो संप्रेषण वो अच्छा हो सके। मनोवैज्ञानिक बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं, पूर्वाग्रहों को दूर करना, यानी अपने पूर्वाग्रह और धारणाओं की पहचान कर उन्हें हमें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आत्मचिंतन और परामर्श लेना चाहिए। चिंता और तनाव को कम करें, आत्मविश्वास को बढ़ाएं, तो इस प्रकार की समस्या दूर हो सकती है। अब भौतिक बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, जैसे शोर को कम करना है, संप्रेषण के समय शोर को कम करने का उपाय करना। उदाहरण के लिए साउंड प्रूफ रूम का उपयोग करना, स्थान और दूरी का ध्यान रखना, उपकरणों की उपलब्धता, ये सब क्या जाएगा हमारे भौतिक बाधाओं को दूर करने के उपाय। ओके, नेक्स्ट बाधा क्या है, शारीरिक बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं।
सहायता उपकरणों का उपयोग, जैसे सुनने और बोलने की समस्या के लिए सहायता उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। जैसे सुनने की मशीन आती है हियरिंग वाली, हियरिंग एड, और बोलने के लिए स्पीच थेरेपी ले सकते हैं। विशेष आवश्यकताओं को ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक रूप से अशक्त व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए हमें ब्रेल लिपि और ऑडियो बुक्स का उपयोग करना चाहिए। निष्कर्ष लिख देंगे हम लास्ट में। संप्रेषण में बाधा डालने वाले तत्वों की पहचान और उन्हें दूर करने के उपाय। प्रभावी संप्रेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इन बाधाओं के प्रति सचेत रहकर उचित रणनीति का पालन करके हम संप्रेषण की गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं। संप्रेषण की बाधाओं को दूर करना व्यक्तिगत, व्यवसाय और सामाजिक संबंधों को मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को अधिक समृद्ध और संतुलित बनाता है। प्रभावी संप्रेषण के मुख्य बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे भाषाई जागरूकता, सांस्कृतिक संवेदनशीलता, तकनीकी साक्षरता, मनोवैज्ञानिक तैयारी। आप पहले ही उस चीज़ के लिए तैयार हो जाए, प्रिपेयर हो जाए, तो उससे हमारा संप्रेषण प्रभावी होता है। भौतिक व्यवस्था कर लें और शारीरिक सहायता का भी ध्यान रखें। इन सब उपायों को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, संप्रेषण की बाधाओं को दूर कर सकते हैं और प्रभावी संप्रेषण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। ये न केवल हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि समाज में भी सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि मतलब वीडियो मुझे लग रहा है कि अब लंबी हो जाएगी, अगर मैं एक डिटेल में बताऊँ तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको सारा मैं पढ़ के समझाऊँ या फिर जस्ट मैं अपनी वीडियो को स्वाइप ऊपर कर दूँ और ताकि आप रीड कर लो। तो आप ये इन दोनों में से ज़रूर किसी एक चीज़ को चूज़ करें। और अगेन अगर आपको PDF चाहिए ये वाली, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय माई इंस्टाग्राम अकाउंट, माई ईमेल एड्रेस और माई व्हाट्सएप नंबर। तो आप किसी पर भी आप इस PDF को ले सकते हैं, जिसकी कॉस्ट रहने वाली है 15 रुपीज़। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट स्वच्छता। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्वच्छता और स्वास्थ्य पर एक सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार कीजिए। अब इसमें क्या है, आपको एक रिपोर्ट बनानी है किसके ऊपर, स्वच्छता और स्वास्थ्य के ऊपर रिपोर्ट बनाकर सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट तैयार करें। सर्वेक्षण मतलब आपने सर्वे किया हो, इस टाइप में आपको रिपोर्ट बनानी है। सर्वेक्षण आधारित रिपोर्ट स्वच्छता और स्वास्थ्य हमने शुरू कर दिया। इसकी पहले हम प्रस्तावना देंगे। प्रस्तावना क्या देंगे, स्वच्छता और स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। एक स्वच्छ वातावरण स्वस्थ जीवन की नींव रखता है। स्वच्छता की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जो व्यक्ति के जीवन स्तर को प्रभावित करती हैं। इस रिपोर्ट में स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच संबंध का विश्लेषण किया गया है, जिसे सर्वेक्षण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। हमें बिल्कुल डिटेल में जो डिमांड थी क्वेश्चन की, सबको एक साथ कलेक्ट करके हमें आंसर इस टाइप में लिख देना है। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, अब हम वो लिख देंगे। उद्देश्य बता देंगे, क्या है उद्देश्य। इसके अंदर आपको उद्देश्य लिखना पड़ेगा और फिर रूपरेखा बताएंगे। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूकता, व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता और अभाव में होने वाली बीमारियां, स्वच्छता के सुधार के उपाय, ये सब हमारा उद्देश्य है इस सर्वेक्षण का। अब सर्वेक्षण की रूपरेखा देखेंगे, बताएंगे कि हम कैसे हमने क्या किया है। सर्वेक्षण का संचालन विभिन्न आयु वर्ग, लिंग और सामाजिक पृष्ठभूमि के 500 लोगों के बीच किया गया। सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार की गई थी, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल थे। इस टाइप में अगर आप लिखेंगे तो टीचर को भी लगेगा कि बच्चा काफ़ी नॉलेजेबल है, उसने बहुत अच्छे तरीके से ये सब कर रखा है। तो इस टाइप मैंने यहाँ पे सर्वेक्षण की रूपरेखा बताई। फिर लास्ट में क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रमुख निष्कर्ष। उसके बाद हमने जो जैसे बताया कि हमने एक क्वेश्चनियर दिया था 500 लोगों को, और उन लोगों ने फिल करके हमें दिया वापस। तो हमने उसका क्या निष्कर्ष निकाले वो हमने नीचे बताया। अब उससे निष्कर्ष क्या निकला हमारा, पहला, स्वच्छता के प्रति जागरूकता। इससे पता चलेगी कि लोगों में स्वच्छता के प्रति कितनी जागरूकता है। जैसे कि अधिकांश लोग स्वच्छता के महत्व से अवगत थे। लगभग 85% प्रतिभागियों ने कहा कि वे स्वच्छता के महत्व को समझते हैं और उसे अपने जीवन में भी लागू करने का प्रयास करते हैं। स्वच्छता शिक्षा की आवश्यकता 60% प्रतिभागियों ने महसूस की। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से अपना आप आंसर दे सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें बता देनी है। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता बता देनी कितनी थी वहाँ पे। स्वच्छता के अभाव में होने वाली बीमारियाँ बता देनी, वहाँ पे क्या क्या बीमारियाँ चल रही थी। स्वच्छता में सुधार के उपाय बता देने हम लोगों को वहाँ पे। फिर उपसंहार बता देंगे लास्ट में। फिर प्रमुख सिफारिशें क्या देना चाहते हो, आपका क्या मशवरा देना चाहते हो कि क्या वो ऐसा चेंज करे कि और अच्छा हो जाए वहाँ पे। जैसे कि शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा दें, सार्वजनिक सुधारों की सुरक्षा, सार्वजनिक सुविधा की जो सुविधा है वहाँ पे
उसमें सुधार करना चाहिए, सरकारी समर्थन मिलना चाहिए चीज़ों में, और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इस टाइप में आप आंसर बना सकते हो। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। फिर इस तरीके से वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ओके, हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालें। ये जो ब्लॉग लेखन है वो क्या, उसकी प्रोसेस क्या है वो बताना है। तो मैंने यहाँ पे एक दे दिया डेमो, एक बार ये से चेक कर लीजिए। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया एक विस्तृत मार्गदर्शिका प्रस्तावना बताया पहले हमने। ब्लॉग लेखन आज के डिजिटल युग में अभिव्यक्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम, मतलब हम ये एक तरीके की अभिव्यक्ति है, हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं ब्लॉग के माध्यम से। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा ब्लॉग चल रहे हैं और ऐसे वेबसाइट वाले ब्लॉग्स भी होते हैं। ये ना केवल व्यक्तियों को अपनी विचारधारा और ज्ञान साझा करने की अनुमति देता है, बल्कि ये ब्रांड्स और व्यवसाय के लिए भी एक शक्तिशाली उपकरण है। इस लेख में हम ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया को विस्तार से समझेंगे और इसे प्रभावी बनाने के आवश्यक कदमों पर प्रकाश डालेंगे। ब्लॉग लेखन की प्रक्रिया एक बार देख लेंगे क्या क्या होती है प्रोसेस। पहले हम क्या करते हैं, विषय को चुनते हैं, अनुसंधान और जानकारी एकत्र करते हैं उसके बारे में। फिर शिक्षक देखेंगे कि हम टाइटल क्या रखना चाहते हैं, उसका प्रारूपण करेंगे। फिर लेखन की प्रक्रिया देखेंगे कैसे कैसे लिखना है। संपादन और समीक्षा करेंगे कि हमने लिखा जो है वो पहले लिखेंगे, फिर लिखने का देखेंगे कितना अच्छा लिखा है। प्रकाशन और प्रचार, यानी पहले उसके बाद हम उसको पब्लिश करेंगे और फिर उसको एडवर्टीज़मेंट करेंगे। फिर क्या है, प्रतिक्रिया और सुधार, मतलब जो फीडबैक आएगा उसके अकॉर्डिंग अपने हम विषय में सुधार करने का कोशिश करेंगे। तो ये सारे को मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको रीड आउट कर लेना। लेखन प्रक्रिया, संपादन, समीक्षा, बहुत डिटेल मैंने एक चीज़ बता रखी है इसके अंदर। और मैंने मेन यहाँ पे वो भी डाल रखा है, कोटेशन, वो भी आप देख सकते हैं। फिर लास्ट में उपसंहार, और इसमें प्रमुख सिफारिशें भी डाल दी मैंने, क्या क्या जो मेन सिफारिश वगैरह देना चाहते हैं। फिर निष्कर्ष लिखकर इस आंसर को समझ कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने जीवन की किसी घटना के आधार पर डायरी लिखिए। अब इस डायरी लिखने वाला क्वेश्चन भी एक बार मैंने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने नॉर्मल लिख दिया है और इसके बाद मैंने बिल्कुल सेम क्वेश्चन को दोबारा आंसर लिखा है इसका, लेकिन वो थोड़ा मैंने उसका थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर लिया, उसमें निष्कर्ष वगैरह कुछ हेडिंग्स वगैरह ऐड कर दी ताकि मेरा आंसर थोड़ा अलग लगे लोगों से। तो एक बार इसको आप रीड कर लेना। तो शुरू में क्या लिखना पड़ा, पहले आपकी हेडिंग लिख दीजिए, मेरी पहली नौकरी का पहला दिन। ये मैंने डायरी हेडिंग लिखी है, और ये सारा आपको राइट हैंड साइड में लेफ़्ट हैंड साइड में लिखना, सारा एक ही फॉर्मेट में चलना है, राइट नहीं लेफ़्ट में लिखना है। फिर आपको यहाँ पे डेट लिखनी है, जैसे 10 जून 2003, आज मैंने लिखा है प्रिय डायरी, ऐसे करके। या फिर आप डायरी का कुछ नाम लिखना चाहो तो उसका नाम भी दे सकते हो। फिर जस्ट कॉमा डाल के एक लाइन छोड़नी और लिखना चालू कर देना है कि कैसा था आपका पहला दिन, आपकी पहली नौकरी का दिन कैसा था, जो हुआ है, कि एक चीज़ आपको डिटेल में बता देनी है। और ये पास्ट टेंस में रहेगी, तो ये याद रखना, क्योंकि आप जो बात बीत चुकी उसके बारे में लिख रहे हो, तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। लास्ट में क्या करना है, आपको उसको गुड नाइट लिख देना, शुभ रात्रि, और अपना नाम लिख देना। ओके, अब मैंने इसको आंसर लिखा है और इन आंसर राइटिंग फॉर्मेट, जो थोड़ा फॉर्मेट मैंने इसका चेंज कर दिया, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने की कोशिश करी है। तो इसमें मैंने क्या किया, ऊपर डायरी, नीचे तारीख, फिर स्थान लिख दिया नई दिल्ली, आज स्थान क्या है, फिर पीरियड डायरी करके उसको पहले मैंने संबोधित किया डायरी को। फिर घटना मैंने बताई कि आज कौन सी घटना हुई, पहली नौकरी का अनुभव बताया। उसके बाद मैंने थोड़ा बता दिया कि इसमें हुआ क्या। फिर मैंने बताया थोड़ा नीचे कि नौकरी की खोज, पहला इंटरव्यू, रिज़ल्ट का इंतज़ार, पहली नौकरी का अनुभव, शुरुआती चुनौतियाँ क्या क्या थी, सीखने का अनुभव, यादगार क्षण। मतलब इस टाइप में जैसे लिखा है ना मैंने, तो इससे क्या है कि टीचर को पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर अगर पढ़ लेगी ना तो उसको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो मैंने एक ये फॉर्मेट बताया, आप दोनों में से कौन सा फॉर्मेट आपको बेस्ट लगा है आप मुझे ज़रूर इसको बताया। और फिर मैंने कोटेशन बताया, कभी हार मत मानो क्योंकि हर कठिनाई के पीछे एक सीख छुपी होती है। वाह, बहुत अच्छा कोटेशन लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कोटेशन ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसके यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया है, फिर इस आंसर को मैंने यहाँ फिनिश कर दिया है। अब नई शिक्षा नीति 2020 पर एक संपादकीय लिखिए। अब संपादकीय देखिए, संपादकीय क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी पहल। गला भी ख़राब हो गया मैं तो बोल के। भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो हमारे राष्ट्र के भविष्य को
पुनर्भाषित कर सकता है। नई शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 2020 एक ऐसे बदलाव का प्रतीक है जो न केवल शिक्षा प्रणाली को उन्नत करेगा बल्कि हमारे बच्चों के समग्र विकास को भी सुनिश्चित करेगा। ये नीति एक व्यापक दृष्टिकोण बनाती है जो प्रारंभिक बाल्यावस्था से लेकर उच्च शिक्षा तक की पूरी यात्रा को सुधार का प्रयास करती है। इसमें न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की दृष्टि है बल्कि इसे अधिक समावेशी और सुलभ और आनंददायक बनाने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है। आइए इस नीति के विभिन्न पहलुओं पर एक विस्तृत दृष्टि डालें। तो ये मैंने इसका दे दिया, मैंने क्या परिचय या फिर हम बता सकते थोड़ा भूमिका दे दी मैंने। अब इसके मुख्य विशेषता क्या है, क्या क्या इसमें दे रखी है, मैंने एक चीज़ डिटेल में दे रखी है, आप यहाँ देख लीजिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECC की बात की गई है। इसके अंदर मूलभूत साक्षरता और अल्पसंख्यात्मक की बात की गई है कि 2025 तक सभी छात्रों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता को क्या करेगा, ये सुनिश्चित करने का इसका लक्ष्य है। स्कूल शिक्षा में बदलाव किया जाएगा, यानी 10+2 का जो सिस्टम था उसको 5+3+3+4 के में परिवर्तित कर दिया गया। तो अब पढ़ते हुए आ रहे होंगे, किसी ने डाइट कर रखी होगी तो उसको तो ये चीज़ रट गई होगी। अब उच्च शिक्षा में सुधार क्या कैसे कैसे किया गया वो बताना है इसके अंदर। फिर शिक्षक में सुधार, पहले तो शिक्षा में सुधार किया था इनने पूरा स्ट्रक्चर में। फिर टीचर्स के अंदर भी इनने सुधार किया, जैसे 2030 तक B.Ed को एक 4 वर्षीय एकीकृत डिग्री कोर्स बनाने का प्रस्ताव इसमें पेश किया गया। और जो पेशेवर शिक्षक है उसके विकास को नियमित, मतलब उनका डेली बेस, मतलब कि कुछ टाइम पर उनकी कहते हैं ना मीटिंग्स वगैरह या फिर ली जाएगी ताकि उनके जो स्किल्स को इन्हेंस किया जाए। प्रौद्योगिकी और डिजिटल शिक्षा के इसमें प्रावधान दिया गया है। नई शिक्षा नीति की चुनौतियाँ क्या क्या है, तो वित्तीय संसाधन में चुनौती है, संरचनात्मक बदलाव लाना पड़ेगा, उसके लिए भी चुनौती है। ये भी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता भारत में बहुत ज़्यादा है, तो ये भी इसके लिए एक चुनौती है। संभावनाएं क्या क्या है, इससे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो समग्र विकास हो सकता है, तकनीकी का एकीकरण हो सकता है, शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। और इसका मैंने एक कोटेशन यहाँ पे दे रखा है, शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है बल्कि सोचने की शक्ति और कार्य करने की क्षमता विकसित करना है। स्वामी विवेकानंद ने ये दिया था, जो काफ़ी अच्छा है, एक बार पढ़ लेना। अब इसका निष्कर्ष मैंने लिख दिया यहाँ पे इतना अच्छा सा, अब इसको पढ़ लेना। ओके, हमारा अब हम लास्ट पेज से पहुँच चुके हैं क्वेश्चन के, कि नहीं 2 पर टेबल लिखनी है। आपको किसी 2 के ऊपर थोड़ा डिटेल में बता देना है क्या क्या। मैंने इन 4 के ऊपर लिखा है, एक बार लेट्स सी हम देख लेते हैं। पहला क्या है, जल और जीवन के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखना है, मीन्स पैराग्राफ। लिखित संप्रेषण क्या होता है आपको ये बताना है। प्रभावी संप्रेषण क्या है, तो ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। संवाद लेखन क्या है आपको ये भी बताना है। ओके लेट्स स्टार्ट। पहला क्या हमारा, जल और जीवन पर अनुच्छेद लेखन। तो यहाँ पे अनुच्छेद यहाँ लेखन मैंने शुरू वहाँ पे कर दिया था, अब इसको पढ़ लेना, अनुच्छेद किस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ में। फिर आंसर बी हमारा शुरू हो गया है। आंसर बी क्या था हमारा, पहले तो जल वाला था, फिर नेक्स्ट है हमारा लिखित संप्रेषण। लिखित संप्रेषण एक बार क्या होता है, एक बार ये देख लिया हमने। शुरू करने से पहले हम ये महत्वपूर्ण है कि संप्रेषण का मतलब समझें, मतलब वही संप्रेषण हर जगह आपको बताना है, तो याद कर ही लेना इसके बारे में कि होता है क्या है। ये एक तकनीक है जिसमें विचारों जानकारी या संदेश को लिखित रूप से प्रेषित किया जाता है। इसका उपयोग विविध उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि जानकारी साझा करना, विचारों को साझा करना या संदेश को प्रेषित करना। यह उपकरण हमें अन्य लोगों के साथ संवाद करने की सुविधा प्रदान करता है, जब हम उनके साथ नहीं भी होते तब भी। संप्रेषण के लाभ बता दिए यहाँ पे, और मैंने कुछ यहाँ पे कोटेशन ऐड कर दी, और फिर एट द एंड मैंने निष्कर्ष लिख दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा पार्ट है प्रभावी संप्रेषण के, तो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रभावी संप्रेषण एक बार देख लेते हैं। संप्रेषण की प्रभाविता का मूल निर्णय वह है जिससे संदेश प्राप्तकर्ता को उसके प्रति आकर्षित किया जाता है और वह उसे समझता है और उस पर कार्रवाई करता है। यहाँ कुछ प्रभावी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व को देखा जा सकता है, क्या क्या है, जैसे साफता और सरलता, मतलब थोड़ा इजी और इजी लैंग्वेज में हम उसको बता रहे हैं। संवेदनशीलता और ताजगी का भाव जोड़ने से प्राप्तकर्ता के बीच जुड़ाव बढ़ता है। और सहजता, संदेश को ऐसे रूप में प्रस्तुत करें कि जो प्राप्तकर्ता के लिए अधिक सहज हो। संदेश को आसानी से समझा जाना चाहिए, फिर उसकी प्राथमिकता या प्रासंगिकता के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रेरणादायकता, यानी संदेश में प्रेरणादायक तत्व शामिल करने से प्राप्तकर्ता को संदेश को समझने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है सकारात्मक प्रभाव। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य होता है सकारात्मक प्रभाव डालना और व्यक्ति को कुछ करने के लिए प्रेरित करना। ओके, मैंने यहाँ पे कोटेशन भी ऐड कर दी थी। अच्छे संदेश से सच्चाई और प्रेरणा का आदान प्रदान होता है, मार्गरेट चेस्टर ने ही बताया। तो मैंने बहुत सारी ऐड कर रखी है, आप इसकी लिस्ट बना सकते हो और आपको जहाँ पे अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वहाँ पे इसको ऐड कर सकते हो। निष्कर्ष यहाँ लिख दिया, ये फिनिश हो गया। संवाद लेखन। संवाद लेखन बता देना क्या है। ये नहीं डायलॉग राइटिंग है, मतलब एक बोलेगा। ये इंग्लिश के अंदर भी आपने देखा होगा कि पहले एक इंसान बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर उसके बाद वही रिपीट करता है, तो उसका नाम भी साथ में ऐड होता है, तो वो संवाद लेखन होता है। अब उसके बारे में कुछ बताया गया सब, इसकी उसको प्रभावी कैसे बना सकते हैं, उसमें संवेदनशीलता जो ऊपर बढ़ा सकते हैं, सार्थकता बढ़ा के, मतलब थोड़ा और मीनिंगफुल बना दे उसको, साहसिकता, सहजता और समाप्ति मैंने लास्ट में कर दिया इसको, और फिर निष्कर्ष लिख के ये आंसर को फिनिश कर दिया। सो हमारा ये पूरा कंप्लीट मैंने क्वेश्चन पेपर का अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया है। सो आपको ज़रूर बताना है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा है, और अगर आपको ऐसी ज़्यादा वीडियो चाहिए, मोर यूज़फुल वीडियो, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है आपको क्या करना है नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी जहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग ओनली 15 रुपीज़ है, 15 रुपये, जिससे आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी ईजीली। ओके।